भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एमएड प्रथम सेमेस्टर के विषय अधिगम और विकास का मनोविज्ञान के प्रकरण मानव व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ। आज हम मानव व्यवहार के अध्ययन की विधियों का अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाने लगा है। विज्ञान होने के कारण इसके अध्ययन में भी अनेक विधियों का विकास हुआ। ये विधियाँ वैज्ञानिक हैं। जॉर्ज ए लुंडबर्ग के शब्दों में, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों में यह विश्वास पुष्ट हो गया है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का प्रयोग करना होगा। ठोस एवं सफल होने के कारण ऐसे दृष्टिकोण को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। विज्ञान की विधियों की मुख्य विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, यथार्थता, विशुद्धता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अपने शोध कार्य में अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का मूल उसकी वस्तुनिष्ठता है। ऑगस्ट काम्टे ने वैज्ञानिक अध्ययन के लिए धर्म, दर्शन, पूर्वाग्रह, कल्पना आदि की निरर्थकता पर बल दिया है। पर्यवेक्षण, प्रयोग, परीक्षण, वर्गीकरण जैसी व्यवस्थित प्रणाली शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक वैज्ञानिक पद्धति प्रदान करती है। यह समाज विज्ञान की एक शाखा है और इसका उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं एवं घटनाओं का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली विधि है हमारी आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। आत्मनिरीक्षण विधि को अंतर्दर्शन, अंतःनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। स्टाउट के अनुसार अपनी मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। गुडवर्थ ने इस विधि को आत्मनिरीक्षण कहा है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती हैं। आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि अधिक उपयोगी होती है। परिचय। आत्मनिरीक्षण मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है। इसका नाम इंग्लैंड के विख्यात दार्शनिक लॉक से संबंधित है, जिसने इसकी परिभाषा इन शब्दों में की थी: मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। पूर्वकाल के मनोवैज्ञानिक अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विधि पर निर्भर थे। वे इसका प्रयोग अपने अनुभवों का पुनः स्मरण और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए करते थे। वे सुख और दुख, क्रोध और शांति, घृणा और प्रेम के समय अपनी भावनाओं और मानसिक दशाओं का निरीक्षण करके उनका वर्णन करते थे। अर्थ। इंट्रोस्पेक्शन अर्थात अंतर्दर्शन का अर्थ है टू लुक विद इन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिसका अभिप्राय है अपने आप में देखना या आत्मनिरीक्षण। इसकी व्याख्या करते हुए बीएन झा ने लिखा है, आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। अगला पॉइंट है गुण। अनेक गुण बताए गए हैं जिसमें है मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। डगलस व हॉलैंड के अनुसार मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग करके हमारे मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि की है। अन्य विधियों में सहायक। डगलस व हॉलैंड के अनुसार यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करने में सहायता देती है। यंत्र व सामग्री की आवश्यकता। रॉस के अनुसार यह विधि खर्चीली नहीं है क्योंकि इसमें किसी विशेष यंत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रयोगशाला की आवश्यकता। यह विधि बहुत सरल है क्योंकि इसमें किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है।
रॉस के शब्दों में, मनोवैज्ञानिक का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होता है और क्योंकि यह सदैव उसके साथ रहता है, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार कभी भी निरीक्षण कर सकता है। दोष: वैज्ञानिकता का अभाव। यह विधि वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि यह विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता। ध्यान का विभाजन। इस विधि का प्रयोग करते समय व्यक्ति का ध्यान विभाजित रहता है क्योंकि एक ओर तो उसे मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करना पड़ता है और दूसरी ओर आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। ऐसी दशा में, जैसा कि डगलस व हॉलैंड ने लिखा है, एक साथ दो बातों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना असंभव है, इसलिए आत्मनिरीक्षण वास्तव में परोक्ष निरीक्षण हो जाता है। असामान्य व्यक्तियों व बालकों के लिए अनुपयुक्त। रॉस के अनुसार यह विधि असामान्य व्यक्तियों, असभ्य मनुष्यों, मानसिक रोगियों, बालकों और पशुओं के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि उनमें मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करने की क्षमता नहीं होती है। मन द्वारा मन का निरीक्षण असंभव। इस विधि में मन द्वारा मन का निरीक्षण किया जाता है जो सर्वथा असंभव है। रॉस के अनुसार दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही होते हैं क्योंकि मन निरीक्षण का स्थान और साधन दोनों होता है। मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण असंभव। डगलस व हॉलैंड के अनुसार मानसिक दशाओं या प्रक्रियाओं में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन होते हैं कि उनका निरीक्षण करना प्राय असंभव हो जाता है। मस्तिष्क की वास्तविक दशाओं का ज्ञान असंभव। इस विधि द्वारा मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। उदाहरणार्थ, यदि मुझे क्रोध आता है तो क्रोध का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए मेरे पास पर्याप्त सामग्री होती है, पर जैसे ही मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूँ, मेरा क्रोध कम हो जाता है और मेरी सामग्री मुझसे दूर भाग जाती है। इस कठिनाई का अति सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए जेफ्स ने लिखा है, आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास ऐसा है जैसा कि यह जानने के लिए कि अंधकार कैसा लगता है, बहुत सी गैस एकदम जला देना। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अपने दोषों के कारण आत्मनिरीक्षण विधि का मनोवैज्ञानिक द्वारा परित्याग कर दिया गया है। डगलस और हॉलैंड का मत है, यद्यपि आत्मनिरीक्षण को किसी समय वैज्ञानिक विधि माना जाता था, पर आज इसने अपना अधिकांश सम्मान खो दिया है। अगली है गाथा वर्णन विधि। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना। इस विधि में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक उसे सुनकर एक लेखा तैयार करता है और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। इस विधि का मुख्य दोष है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का ठीक पुनः स्मरण नहीं कर पाता। इसके अलावा वह उससे संबंधित कुछ बातों को भूल जाता है और कुछ को अपनी ओर से जोड़ देता है। इसलिए इस विधि को अविश्वसनीय बताते हुए स्किनर ने लिखा है, गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। गाथा वर्णन विधि आत्मगत होने के कारण विश्वसनीय नहीं है। इसका उपयोग पूरक विधि के रूप में किया जाता है। अगली विधि है प्रयोगात्मक विधि। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। अर्थ: प्रयोगात्मक विधि एक प्रकार की नियंत्रित निरीक्षण विधि है। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग करके न केवल बालकों और व्यक्तियों के व्यवहार का वरन चूहों, बिल्लियों आदि पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया है। इस प्रकार के प्रयोग का उद्देश्य बताते हुए क्रो ने लिखा है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। अगला पॉइंट है गुण। पहला गुण है वैज्ञानिक विधि। यह विधि वैज्ञानिक है क्योंकि इसके द्वारा सही आंकड़े और तथ्य एकत्र किए जा सकते हैं। यही इसकी वैज्ञानिकता है। निष्कर्षों की जांच संभव। इस विधि द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्षों की सत्यता की जांच प्रयोग को दोहराकर की जा सकती है, अर्थात इस विधि के निष्कर्षों को पुनः सत्य पर जांचा जा सकता है।
विश्वसनीय निष्कर्ष। इस विधि द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्ष सत्य और विश्वसनीय होते हैं। इस विधि के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा या शोधकर्ता द्वारा विश्वास किया जा सकता है। शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान। इस विधि का प्रयोग करके शिक्षा संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश। क्रो व क्रो के अनुसार इस विधि ने अनेक नवीन और उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डाला है, जैसे शिक्षा के लिए किन उपयोगी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए, छात्रों के ज्ञान का ठीक मूल्यांकन करने के लिए किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात उपयोगी तथ्य, जो भी तथ्य उपयोग में आते हैं उन पर प्रकाश डालना। अर्थात अधिकतम संख्या, छात्रों की अधिकतम संख्या, पाठ्यक्रम का निर्माण के सिद्धांत, छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन, इन सब चीज़ों के ऊपर विचार किया जाता है। अगला दोष, प्रयोग में कृत्रिमता स्वाभाविक। प्रयोग के लिए परिस्थितियों का निर्माण चाहे जितने भी सतर्कता से किया जाए, पर उनमें थोड़ी बहुत कृत्रिमता आ जाना स्वाभाविक है। कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण असंभव व अनुचित। प्रत्येक प्रयोग के लिए न तो कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण किया जाना संभव है और न किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, बालकों में भय, क्रोध या कायरता उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाना हमेशा अनुचित है। अर्थात कृत्रिम परिस्थितियों को नहीं बनाया जा सकता, कृत्रिम परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता, और यह अगर कोई नियंत्रण स्थापित करना भी चाहे तो यह वैज्ञानिक नियमों के अनुकूल नहीं है, अनुचित है। अगला, प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। प्रयोज्य अर्थात विषयी, अर्थात जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिसका जांच की जाती है, जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है, अतः प्रयोगकर्ता को उसका सहयोग प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रयोज्य की मानसिक दशा का ज्ञान असंभव। जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रयोज्य या विषयी, उसके व्यवहार का अस्वाभाविक और आडंबरपूर्ण हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अतः उसकी मानसिक दशा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना प्राय असंभव हो जाता है। प्रयोज्य की आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण असंभव। प्रयोज्य की मानसिक दशाओं को प्रभावित करने वाले सब बाह्य कारकों पर पूर्ण नियंत्रण करना संभव हो सकता है, पर उसकी आंतरिक दशाओं पर इस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करना असंभव है। बाह्य कारक नियंत्रण करने लायक हैं, लेकिन आंतरिक कारक जो हैं, आंतरिक दशाएं जो हैं, वह नियंत्रण स्थापित करना के लायक नहीं है, नियंत्रण स्थापित करना उन पर संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निष्कर्ष पूर्ण रूपेण सत्य और विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। अर्थात प्रयोग में, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोज्य की आंतरिक दिशाओं पर नियंत्रण अगर असंभव है, तो उससे निकलने वाले निष्कर्ष पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते और विश्वसनीय भी नहीं होते। इस प्रकार इसमें प्रत्येक विधि में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। विधि ना तो 100% सत्य मानी जा सकती है और ना 100% गलत मानी जा सकती है। निष्कर्ष, अपने दोषों के बावजूद प्रयोगात्मक विधि को सामान्य रूप से अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि स्वीकार किया जाता है। स्किनर का मत है, कुछ अनुसंधानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि समझा जाता है। प्रयोगात्मक विधि से बालकों के असामान्य व्यवहारों को ज्ञात कर उनको सामान्य बनाने की दिशा में पर्याप्त कार्य किया जा सकता है। इस विधि के प्रयोग से समायोजन में सहायता मिलती है। इस प्रकार आज हमने मानव व्यवहार के अध्ययन की
विधियों का अध्ययन किया। उसमें हमने देखा आत्मनिरीक्षण विधि देखी, अर्थात अंतर्दर्शन विधि, अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं, यह देखी। दूसरी विधि हमने देखी गाथा वर्णन विधि देखी। तीसरी विधि हमने देखी प्रयोगात्मक विधि देखी, जिसमें विषय के ऊपर, प्रोज के ऊपर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो कक्षा है आप सभी के लिए उपयोगी साबित हुई होगी। धन्यवाद।